हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विनय सिंह। आज बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम लोग वन शॉट रिवीजन करेंगे। 27 तारीख को केमिस्ट्री 2024 का बोर्ड का पेपर है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का वन शॉट रिवीजन करने जा रहे हैं। थोड़ा ये वीडियो लेट हो गया था, लेकिन कोशिश करते हैं कि आपको थोड़ा जल्दी इसको मिल जाए। तो विदाउट वेस्ट योर टाइम लेट्स स्टार्ट वन शॉट रिवीजन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बेटा देखो, स्पेशली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो जनरी हुआ था या जो ओरिजिन है, पहले आता है डबल सॉल्ट आता है। बेटा डबल सॉल्ट क्या होता है? सिंपलेस्ट, जैसे आपने पोटास एलम के बारे में देखा होगा या मोहर सॉल्ट, जो फॉर्मूले होते हैं जो आयंस में पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं। तो हम उन्हीं कंटेंट को रखेंगे जो पेपर में ज्यादा रिपीटेड वाले चांसेस बन सकते हैं। बेटा जो डबल सॉल्ट है, सबसे पहले हमारे पास मोहर सॉल्ट का एग्जाम्पल क्या है? डबल सॉल्ट का है। तो इसमें फॉर्मूला भी आपको दिमाग में रखना है। ये FeSO4 है, अमोनियम है, सल्फेट है और 6 पानी होता है। तो डबल सॉल्ट क्या होता है? ये पानी में पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाते हैं, आयंस में क्या हो जाते हैं? पूरी तरह से टूट जाते हैं। जैसे देखो, इसमें Fe2+ में टूटा है, सल्फेट में टूटा है, NH4+ में टूटा है। तो डबल सॉल्ट से क्या ना कि एक क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि इसमें टोटल कितने आयंस है। तो जरा देखो इसमें बेटा कितने आयंस हो सकते हैं। देखो एक कैटायन इधर से है और 2 कैटायन इधर से है, तो टोटली इसमें आयंस चेक कर लो। 2 एक इधर से मिला, 2 इधर से मिला, 2 इधर से मिला। बेटा टोटल इसमें आयंस कितना आ गया? आयंस की वैल्यू 5 आ गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे आयंस के सिलसिले में क्वेश्चन पूछ सकता है। अब बेटा देखो, इसमें अगला पॉइंट आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऐसे सॉल्ट या कंपाउंड्स होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करते हैं, यानी दीज कंपाउंड विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन डिजॉल्व स्टेट और मोल्टेन स्टेट। सिंपलेस्ट क्या मतलब है कि ये अपने इंडिविजुअल आयंस में नहीं टूटते हैं। वाइल डबल सॉल्ट क्या होता है कि टोटली इंडिविजुअल आयंस में सेपरेट हो जाता है। तो डबल सॉल्ट में और कोऑर्डिनेशन में डिफरेंस समझ में आ गया। कोऑर्डिनेशन आयंस में पूरी तरह से नहीं टूटता है। जैसे ये देखो बेटा, ये K+ है और ये FeCN6 है, यानी ये जो ब्रैकेट दिखता है ना, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, यानी ये पूरी तरह से टूटता नहीं है। तो हम डिफरेंशिएट ऐसे करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लेकर के। जब डबल सॉल्ट होगा तो कैटायन और एनायन में पूरी तरह से टूट जाता है। तो बेटा देखो, ये कैसे टूटेगा? ये जो ब्रैकेट दिख रहा है ना, तो ब्रैकेट ये एक पार्ट होता है। देखो कैसे तोड़ा गया। तो जो ये कोफिशिएंट होता है, तो पोटेशियम 4K+ में टूट गया, और जो ये कोफिशिएंट है ये इसके ऊपर आ जाएगा 4-। तो बेटा सिंपलेस्ट वैसे ही होता है जैसे Na2SO4 होता है। तो आपके पास K4 हो गया तो 4K+ पे टूटेगा, और जो कोफिशिएंट होता है ये इसके ऊपर ब्रैकेट में आ जाएगा। तो बेटा इसमें सिंपलेस्ट क्या पूछेगा? इसमें सिंपलेस्ट आपसे ये पूछेगा कि कितना कैटायन है, कितना एनायन है। तो देखो इसमें 4 कैटायन है और बेटा 1 एनायन है सिंपलेस्ट। तो बेटा इसमें कितने आयंस हो जाएंगे? 4K हो गया, यानी कि सिंपली 4K हो गया, और एक आपका सिंपली ये एनायन हो गया। बेटा इसमें भी टोटल आयंस कितने हो जाएंगे? यानी कि टोटल आयंस बेटा इसमें हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। तो इसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि टोटल कितने आयंस होते हैं। तो आयंस वाले क्वेश्चन आज भी आते रहते हैं। अब बेटा देखो, इसके बाद चलते हैं सीधे हम लोग लिगेंड्स की ओर मूव करते हैं, क्योंकि ज्यादातर चीजें बेसिक में उतना क्वेश्चन अब आज के डेट में नहीं बनता है कि सिंपली इसमें सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है। देखो थोड़ा समझा देते हैं। बेटा इसमें जो ये आपका Fe होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं, और जो बाहर पोटेशियम है ना, इसको आयनाइजेशन स्फीयर कहा जाता है, और बड़े वाले ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहा जाता है। और जो सेंट्रल मेटल एटम से जो ये बधा होता है मॉलिक्यूल, इसको लिगेंड्स कहते हैं। तो मेन केमिस्ट्री यानी कोऑर्डिनेशन में लिगेंड्स ही पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन का एक तरह से हार्ट है, हृदय है समझो। तो हमें लिगेंड को समझना है। बेटा लिगेंड का दूसरा नाम क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है। अब न्यूक्लियोफाइल का सिंपलेस्ट क्या मतलब होता है? जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं, जिनको समझ सकते हो कि जो पैसे वाले लोग होते हैं, अमीर व्यक्ति को न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है, और गरीब व्यक्ति को केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोफाइल कहा जाता है। तो लिगेंड भी वैसे ही होता है, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा। अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसके पास होगा? जो माइनस वाले होंगे, या जिसके पास लोन पेयर होगा, तो ऐसे वाले को बेटा लिगेंड्स कहा जाता है। तो लिगेंड समझ में आ गया अच्छे से। जिसके पास लोन पेयर होगा, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, जिसके पास माइनस चार्ज होगा, ऐसे वाले को लिगेंड्स बोला जाता है। और लिगेंड्स का दूसरा नाम न्यूक्लियोफाइल होता है। और ऐसे ही बचा सेंट्रल मेटल एटम, तो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रोफाइल बोला जाएगा। अब बातें अगर यहां से क्लियर हो गया तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स की ओर चलते हैं। बेटा सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन डोनर साइट पर होता है। तो डोनर साइट का मतलब कि वो लोन पेयर देने की टेंडेंसी को डोनर साइट कहा जाता है। अब देखो इसमें पहला है मोनो। मोनो का मतलब एक, जिसमें एक तरफ से यानी कि डोनर साइट यूज कर सकता है या दे सकता है, जिसमें क्या हो? एक डोनर साइट हो। अब इसमें देखो एग्जांपल तुम्हें याद करना है।
अब बेटा इस चैप्टर में अमोनिया को अमीन लिखा जाएगा, डबल एम स्पेलिंग के साथ आईयूपीएससी में लिखते हैं। तो मैं एग्जाम्पल भी लिख रहा हूं और इस चैप्टर में कैसे लिखना है वैसे आपको लिखना भी है। देखो तो इसमें NH3 को अमोनिया नहीं लिखोगे, यानी कि सिंपली डबल एम स्पेलिंग अमीन की तरह लिखोगे। अब देखो इसके बाद सिंपली देखो H2O है तो H2O को अक्वा लिखोगे, CO को क्या लिखोगे, कार्बोनिल लिखोगे। ठीक है, तो इनको बोला जाएगा न्यूट्रल लिगेंड बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, न्यूट्रल लिगेंड्स बोला जाएगा। इन सब के पास खासियत क्या है कि बेटा लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर की वजह से क्या ना लिगेंड की तरह बिहेव करते हैं। अब बेटा देखो इसमें CN पर माइनस है तो इसको साइनिडो लिखोगे। अगर जितने भी निगेटिव लिगेंड्स होते हैं तो आईयूपीएससी में निगेटिव लिगेंड्स को E को रिप्लेस कर दोगे O से, E को रिप्लेस कर दोगे O से। बच्चे ये क्या हो गया, साइनाइड हो गया, साइनिडो में हाइड्रोक्साइड होता है तो हाइड्रोक्साइडो हो जाएगा। अब देखो O2 पर माइनस है तो ये देखो चार्ज भी याद रहेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में आसान होता है। अब O2 पर माइनस है बेटा तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्साइडो हो जाएगा। अगला देखो NO3 पे माइनस है तो नाइट्रेटो हो जाएगा, यानी नाइट्रेट होता है तो नाइट्रेटो हो जाएगा। अगला देखो NO2 -1 है तो नाइट्राइट होता है तो नाइट्राइटो हो जाएगा, ई हटा दोगे ओ चिपका दोगे। सल्फेट का सल्फेटो हो जाएगा, क्लोराइड का क्लोराइडो हो जाएगा, ब्रोमाइड का ब्रोमाइडो हो जाएगा, आयोडाइड का आयोडाइडो हो जाएगा। अब बेटा देखो ये सब मोनोडेंटेट क्लियर हो गया अच्छे से, चार्ज भी क्लियर हो गया अच्छे से, रट भी लिया हम लोगों ने कि ई हटाओ ओ चिपकाओ, सिंपल ई हटाओ ओ चिपकाओ। अगला देखो बाइडेंटेड में बस आपको सिंपली बाई का मतलब दो होता है, बाइडेंटेड या फिर डाइडेंटेड। एग्जांपल बस आपको याद रखना है, ये CH2NH2 ऐसे लिखा गया है तो इसको बोलते हैं एथेन 1,2 डाइअमीन। देखो एक और दो हो जाएगा तो एथेन कहलाएगा, एक पे एक पर NH2 है, दो पर NH2 है तो डाइअमीन बोला जाएगा। तो दो ही आपको याद रखना है, एथेन 1,2 डाइअमीन। इसका बेटा सिंबल क्या होता है, EN से लिखते हैं, क्योंकि पेपर में आईयूपीएससी में EN कभी कभी दे देता है, यही देता है ये समझो। अगला देखो ये COO- है, CO- है, ऑक्सैलिक एसिड का H और H हटा दिया गया है तो बेटा इसी को बोलते हैं CO-, दैट इज C2O4 है, इसको ऑक्सलेटो बोलते हैं, ऑक्सैलिक यानी ऑक्सलेट होगा, ये हटा करके O चिपका दोगे। इसमें देखो ये न्यूट्रल है एथेन 1,2 डाइअमीन, लेकिन ऑक्सैलिक ऑक्सलेट बेटा क्या होता है, इस पे चार्ज 2 माइनस होता है, तो ये आपको दिमाग में बेटा सिंपलेस्ट रखना है। अब आगे देखो इसमें, तो इसका एथेन 1,2 डाइअमीन का सिंबल क्या होता है, EN, और ऑक्सलेट का सिंबल क्या होता है, OX होता है। तो ये सारे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बेटा आपको देता रहता है। अब आगे देखो क्या बेटा, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स है, तो पॉलीडेंटेड में स्पेशली क्या है, EDTA आता है। क्या आता है जी, EDTA, यानी एथेन 1,2 डाइअमीन टेट्रा एसीटेट होता है। तो जैसे यानी कि एसिटिक एसिड होता है तो 2 कार्बन का एसिटिक एसिड होता है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन से एक एसिटिक एसिड ऐसे जोड़ोगे, एक एसिटिक एसिड ऐसे जोड़ोगे। अब इससे एथेन भी है तो CH2 हो जाएगा। इस नाइट्रोजन से भी क्या जोड़ दोगे आप, 2 एसिटिक एसिड जोड़ दोगे तो 4 एसिटिक एसिड हो गया, टेट्रा एसिटेट हो गया। इस पर देखो नेगेटिव चार्ज है तो 2 यहां से चार्ज मिलेगा, 2 यहां से चार्ज मिलेगा, बेटा टोटल इस पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, -4 आएगा। अब इसमें आपसे क्या पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, डोनर साइड पूछता है। बच्चे इसमें डोनर साइड क्या होता है, अब देखो इसमें डोनर साइड क्या होगा, डोनर साइड यानी कि देखो लोन पेयर यहां से भी है, लोन पेयर यहां से भी है, तो देखो 2 लोन पेयर यहां से मिल गया और टोटल 4 से मिल गया, तो इसमें टोटल डोनर साइड बेटा कितना होता है, 6, यानी कि 4 निगेटिव से और 2 नाइट्रोजन से। बेटा इसमें इतना हो गया, EDTA के बारे में हो गया। अब आ जाइए आप लोग एम्बीडेंटेड लिगेंड में आ जाइए। अब बेटा इसमें किस में आइए, एम्बीडेंटेड लिगेंड की ओर चलते हैं। ठीक है, अब बेटा किसकी ओर चला जाए, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स की ओर चलते हैं। तो इसमें देखो ये डेफिनेशन काफी पॉपुलर है, पेपर में डायरेक्ट 1 नंबर का पूछ लेता है, व्हाट इज मींट बाय एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। तो देखो एम्बीडेंटेड सिंपली क्या होता है, ये एक मोनोडेंटेड लिगेंड्स ही होते हैं जो आगे से भी डोनेट कर सकते हैं और पीछे से भी डोनेट कर सकते हैं। तो डेफिनेशन ऊपर लिखा गया है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। अ मोनोडेंटेड लिगेंड व्हिच कैन कोऑर्डिनेट सेंट्रल मेटल एटम थ्रू मोर देन 1 साइट, यानी एक ऐसा मोनोडेंटेड जिसमें मोर देन 1 डोनर साइट होता है। अब ऐसे एग्जाम्पल स्पेशल हैं, इनको आपको अच्छे से याद रखना होगा। अब देखो जैसे साइनाइड से अगर मेटल जुड़ गया, अगर कार्बन से मेटल जुड़ा हुआ है तो इसको साइनिडो बोला जाएगा। अब देखो ये भी नेगेटिव लिगेंड्स है तो साइनिडो बोला जाएगा। अगर N से बेटा जुड़ जाएगा तो आइसोसाइनिडो बोलोगे, परफेक्ट एग्जांपल। अब बेटा इसमें अगला देखो, इसके बाद क्या है ना कि NO2 से अगर N से अगर मेटल जुड़ेगा तो नाइट्रीटो N बोला जाएगा। ये सारी आईयूपीएससी में अगर NO2 लिखा गया है तो नाइट्रीटो N बोला जाएगा, अगर O से जुड़ता है तो नाइट्रीटो O बोला जाएगा। तो ये सब हम चीजें आईयूपीएससी में बेटा ध्यान रखेंगे। अगला देखो SCN है तो थियो, S जुड़ जाता है तो थियो बोला जाता है, और CN से है तो साइनेटो बोला जाएगा। NCS से जुड़ेगा तो बेटा इसको क्या बोलते हैं, आइसोथियोसाइनेटो बोला जाएगा। परफेक्ट है यहां तक। तो जैसे ये आपको जुड़ेगा कॉम्प्लेक्स में वैसे ही आपको आईयूपीएससी लिखना होगा। अगर NO2 के साथ जुड़ा है तो नाइट्रीटो N लिखा जाएगा,
वो NO के साथ जुड़ा है तो नाइट्रिटो O लिखा जाएगा। अब बेटा देखो सिंपलेस्ट यहाँ पर एक नंबर का ये क्वेश्चन बन जाता है किलेशन को लेकर के। यह बन जाता है किलेशन भी काफी टेक्निकल टर्म है, IPSC में या सिंपलेस्ट एक नंबर में डेफिनेशन में पूछ लेता है। तो किलेशन क्या होते हैं, जहां पर बाइडेंटेड लिगेंड्स आ जाएगा, यानी बाइडेंटेड हो गया, पॉलीडेंटेड हो गए, ये सब क्या ना किलेशन बनाते हैं। किलेशन का मतलब क्या होता है, जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनना क्या होता है कि अदर कॉम्प्लेक्स से और जो किलेशन होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये सब बेटा क्वेश्चन बड़े फेमस ऑब्जेक्टिव को लेकर के। तो कहीं आपको किलेशन पहचानना होगा तो कैसे पहचानोगे, जो बाइडेंटेड वाले लिगेंड्स होते हैं। तो जनरली कौन सा है, एथेनो 1,2 डायमीन और ऑक्सिलेटो है। तो किलेशन का डेफिनेशन देखो क्या होता है, मल्टी मतलब एक से ज्यादा हो गया, मतलब बाई हो सकता है, ट्राई हो सकता है, पॉली हो सकता है। मल्टीडेटली लिगेंड कोऑर्डिनेट टू अ मेटल आयन बाय मोर देन वन डोनर एटम टू प्रोड्यूस अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर को अंडरलाइन कर देना। मल्टीडेंटेड लिगेंड जब सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ता है तो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, इसी को बोलते हैं किलेशन, और ऐसे लिगेंड को बोलते हैं किलेटिंग लिगेंड्स बोला जाता है। तो ये खासियत बाइडेंटेड में देखने को मिल जाता है। बेटा समझ में आ गया। अगर तुमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि इनमें से कौन स्टेबल है, तो जहां पर बाइडेंटेड लिगेंड्स होगा जो किलेशन बनाते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। अगला बच्चे देखो इसमें एग्जांपल भी आप अलग से PTEN ट्वाइस है, देखो ये EN क्या है, बाइडेंटेड है। अगला देखो कॉपर EN के साथ है तो EN क्या है, बाइडेंटेड है। तो ये आपके एग्जांपल हो गए किलेशन के हो गए। अब बेटा देखो हम लोगों ने इतनी बेसिक चीजें डिस्कस कर लिया है, तो अब आगे चलते हैं IPSC की ओर। तो मैंने इसमें IPSC को रूल हटा दिया क्योंकि रूल से हमारा कोई मतलब नहीं होता है। डायरेक्ट इसमें प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें रूल समझ में बेटा आ जाएगा। अब देखो इसमें हम लोग दो केस में स्टडी करते हैं। तो केस फर्स्ट में क्या है कि व्हेन कॉम्प्लेक्स इज एनायन, कॉम्प्लेक्स क्या है इसमें, एनायन है, एंड काउंटर इज कैटायन। कॉम्प्लेक्स की बेटा क्या है, देखो कॉम्प्लेक्स का मतलब ये ब्रैकेट, ठीक है, ये अगर एनायन में है और ये आपका क्या है कैटायन में है। सिंपलेस्ट मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग नॉर्मल सॉल्ट लिखते हैं, जैसे NaCl लिखते हैं, तो Na पर क्या चार्ज होता है, प्लस, बाद में क्या होता है, माइनस होता है। तो ये भी आपको एक तरह से कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ही होते हैं। तो जो पहले है मतलब वो कैटायन है, जो बाद में है वो एनायन है। तो ये कहना चाहता है कि यदि आपका कॉम्प्लेक्स एनायन होगा तो उस केस में देखो जो रूल चेंज होगा, रूल बस खाली एक ही जगह चेंज होता है। तो कॉम्प्लेक्स एनायन वाले केस में मेटल के फॉर्म में ATE लिखते हैं, यानी मेटल को, यानी आखिरी में क्या लिखोगे, ATE के फॉर्म में लिखोगे, सफिक्स के फॉर्म में ATE लिखोगे, और बाकी सब रूल एक जैसा होता है। बात क्लियर हो गया। अब कैसे पहचानोगे, देखो देसी तरीका जरा देखो, इसका देसी जुगाड़ क्या है। अगर डब्बा बाद में आएगा तो समझ जाना कि वो कॉम्प्लेक्स एनायन है, क्योंकि प्लस आता है फिर बाद में माइनस आता है। एग्जांपल देखो कैसे लिखना है, और पहले देखो जो जैसे दिख जाएगा वैसे ही लिखना चालू करते हैं। बेटा मैंने पोटेशियम को शॉर्ट में लिखा है, आप पोटेशियम का पूरा स्पेलिंग लिखना है। देखो यहाँ पर K4 है तो टेट्रा नहीं लिखोगे, क्योंकि ये चार जो है ना ऑक्सीडेशन स्टेट में ही इंक्लूड हो जाता है, तो हम टेट्रा नहीं लिखेंगे जैसे ऑर्गेनिक IPS लिखते हैं। बच्चे कैसे लिखोगे, पोटेशियम देखो 6 साइनाइड है तो 6 के लिए क्या करते हैं, हेक्सा। CN को क्या लिखोगे, नेगेटिव लिगेंड से साइनिडो लिखोगे, तो हेक्सा साइनिडो फेरेट। मैंने क्या बोला कि ये कॉम्प्लेक्स एनायन है, तो बेटा को क्या लिखोगे, देखो ATE के फॉर्म में लिखोगे। अब बेटा देखो 4 में से 6 गया, 4 में से 6 गया, कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 को लिखोगे रोमन नंबर में, 2 को लिखोगे रोमन नंबर में। क्लियर हो गया। अगला देखो एग्जांपल समझते हैं। NO2 पहले है, ये बाद में दिया गया है, तो ये कॉम्प्लेक्स एनायन हो गया। कैसे लिखोगे, सोडियम लिखोगे, सोडियम हो गया। अब देखो इनमें अल्फाबेटिकल लिखते हैं, अगर एक से ज्यादा लिगेंड आ जाएगा तो उसको अल्फाबेटिकल से लिखा जाता है। इसमें एक पॉइंट और जरा नोटिस कर लो बेटा, इसी को देखो, अगर सिंगल लिगेंड्स होते हैं, अगर एक तरह का खाली लिगेंड्स होता है तो ऐसे कॉम्प्लेक्स का नाम आता है होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अगर एक से ज्यादा लिगेंड्स आ जाएगा तो हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। कभी ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछ लेता है। हेट्रोजीनियस जैसे जानते हो ना, हेट्रोजीनियस का मतलब अलग अलग होता है समझो, और होमो का मतलब एक जैसा होता है। अगर एक तरह के लिगेंड्स होंगे तो होमोलिप्टिक, अगर अलग अलग होंगे तो हेट्रोलिप्टिक कहलाएगा। ओके बेटा देखो इसमें O है, F2 है, Cl2 है, तो ऑक्सीजन में, फ्लोरीन में, क्लोरीन में पहले आएगा फ्लोरीन, क्योंकि अल्फाबेटिकल के हिसाब से बेटा सिंपली नहीं, क्लोरीन आएगा पहले ना, C पहले आएगा ना। अब देखो तो 2 Cl है तो क्या लिखोगे, डाइक्लोरिडो, 2 फ्लोरीन है तो क्या लिखोगे, डाइक्लोरिडो, और इसमें ऑक्सो लिखोगे, सिंपली ऑक्सो भी लिख सकते हो या फिर ऑक्साइडो भी लिख सकते हो। अब ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लो, 2 से बेटा क्या मिलेगा, 2, यानी कि सोडियम देता है 2 चार्ज, X मान लोगे क्रोमियम को, तो आओ देखो मैं निकाल के दिखा देता हूँ। क्रोमियम को मान लो X मान लिए, तो सोडियम कितना हो गया, 2 प्लस हो गया, X हो गया, माइनस का 2 हो जाएगा ऑक्सीजन पे। अब देखो कितना होगा, फ्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, तो 2 फ्लोरीन से कितना हो जाएगा, -2। क्लोरीन पे भी कितना चार्ज होता है, -1, तो 2 क्लोरीन है तो कितना हो जाएगा बेटा, -2, इक्वल टू कर दोगे 0।
सॉल्व करोगे देखो 2 से 2 कट जाएगा, x की वैल्यू बेटा 4 आ जाएगा। तो ये देखो निकालने का तरीका है, आप ऐसे इसको चेक कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर रोमन नंबर में हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखते हैं। अगला देखो, तो K3Fe6 है, फिर वही तरीका, पोटेशियम हेक्सासाइनिडोफेरेट। अब देखो 3 में से 6 माइनस कर दो बेटा, आयरन जो होता है 200 करेगा या तो 300 करेगा। तो 2 कैसे, 4 में से 6 माइनस करोगे तो 2 हो गया तरीका, 3 में से 6 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, सिंपलेस्ट 3 में से 6 जाएगा तो 3 आएगा, उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, क्योंकि मेटल पे चार्ज होता है प्लस चार्ज होता है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। अगला बच्चे देखो एग्जाम्पल, अब ये सारे जो है ये आपके पास कुछ नहीं बोला गया इस पर, तो ये न्यूट्रल है समझो। तो न्यूट्रल हो गया या कॉम्प्लेक्स जब केटायन हो गया तो दोनों ही केस में मेटल को लिखोगे एज इट इज लिखा जाएगा। खाली एक ही केस में लिखते हैं जब कॉम्प्लेक्स एनायन होता है, मतलब जब ब्रैकेट आपका बाद में होगा तो मेटल को ATE के फॉर्म में लिखा जाएगा। एकदम देसी तरीका है समझो, कोई रूल को याद करने की जरूरत नहीं है समझो, क्योंकि आखिरी टाइम चल रहा है, जितना ज्यादा दिमाग में हैक्टिक बनाओगे याद नहीं कर पाओगे। तो इस समय जो मिल जाएगा अच्छे से दिमाग में घोल के पी जाओ, कोई इसके अलावा में रूल वगैरह नहीं रटना है समझो। अब देखो कैसे लिखोगे, अब अमीन है Cl3 है तो बेटा इसमें ट्राई लिखोगे, अमीन में क्या आएगा, पहले A आएगा, तो ट्राई अमीन हो गया, ट्राई क्लोरिडो हो गया। क्रोमियम कितना शो करेगा, 300 करता है, क्रोमियम 300 करेगा, ये फिक्स पैटर्न है समझो, 3 भी शो करता है, 4 भी शो करता है। तो ये आपका आंसर हो गया बेटा इसमें, ठीक है। अगला देखो, कोबाल्ट भी याद कर लो, कोबाल्ट सबसे फेमस एग्जांपल है, मैं कोबाल्ट पे लिख के देता हूं। कोबाल्ट बेटा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देगा, चाहे जिस भी केस में आएगा, कोबाल्ट को अच्छे से रट लो। कोबाल्ट 300 करेगा, निकिल 200 करेगा, आयरन 200 करेगा, 300 करेगा, ये सब फिक्स पैटर्न है। यानी कि CO कितना 300 करेगा, आयरन 2 और 300 करेगा, निकिल 200 करेगा, इतना एकदम फिक्स पैटर्न रटे रहो। प्लेटिनम जब आ जाएगा तो प्लेटिनम में कभी 200 करेगा, कभी 400 करेगा, इतने से आपका क्वेश्चन का काम चल जाएगा अगर किसी को निकाले नहीं आता है तो। अब बेटा देखो इसमें कैसे करोगे, CO अमोनिया 5 है, CO3 है, तो पहले पेंटामिन आ गया, देखो पेंटामिन आ गया, कार्बोनेट है तो कार्बोनेटो लिखोगे, कार्बोनेटो, कोबाल्ट 3 शो करता है। इसमें देखो अब ये Cl जो है नेगेटिव लिगेंड तो है, लेकिन ये लिगेंड्स का पार्ट नहीं है। देखो ये डब्बे के बाहर चला गया, तो डब्बे के बाहर चला गया तो लिगेंड्स ये नहीं है, तो सिंपलेस्ट इसको क्लोराइड नहीं लिखोगे, सिर्फ क्लोराइड लिखोगे। बात को समझो यहाँ पे, अगर डब्बे के बाहर चला गया तो सिर्फ एज इट इज लिखा जाएगा, जैसे मेटल को लिखते हैं या एलिमेंट को जैसे लिखते हैं। अगला देखो इसको ट्राई करते हैं, ये फिर समझो पहले है तो कॉम्प्लेक्स कैटायन है तो मेटल को लिखोगे एज इट इज। तो टेट्रामीन, अब देखो अक्वा में अमीन में पहले कौन आएगा, यानी कि A आएगा, A के बाद M आएगा, और उसमें क्या आ रहा था, Q आ रहा था, तो स्पेशली क्या लिखोगे, अमीन को पहले लिखा जाएगा। बेटा टेट्रामीन हो गया, अक्वा हो गया, फिर क्लोराइडो हो जाएगा, कोबाल्ट 3 हो जाएगा, देखो Cl2 है तो डाई क्लोराइडो नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये तुम्हारा 3 जो है ना ऑक्सीडेशन में ही आ जाता है, तो सिर्फ क्या हो जाएगा, क्लोराइड लिखोगे, ठीक है। अगला देखो निकिल, तो निकिल कितना शो करता है, 2, बेटा इसमें क्या हो जाएगा, टेट्रा क्लोराइडो निकलेट 2 हो गया, ये भी तैयार हो गया। अब देखो ये आपको आंसर दिए गए हैं, आंसर से बेटा क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है, आंसर से क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है। देखो तो डाई क्लोरिडो हो गया, 20 है। देखो आपके सिलेबस में इथेन को याद कर लो, अगर ईएन ट्वाइस है तो 20 है, ईएन थ्राइस है तो 30 है, बाकी और किसी केस में नहीं आता है। तो जरा बच्चे इसको पढ़ लो, डाई क्लोरिडो है तो Cl2 आ जाएगा, 20 का मतलब ईएन ट्वाइस हो गया, इथेन 1 2 डाई मतलब ईएन हो गया, 20 मतलब ईएन के बाद 2 लगा दोगे, सब्सक्रिप्ट में लगा दोगे। अब देखो इस पे बेटा कोबाल्ट पे कितना चार्ज है, समझो 3 चार्ज है, तो देखो 2 Cl2 हो गया, ईएन न्यूट्रल होता है, मेरे को 3 बनाना है, तो इसके ऊपर क्या रख दोगे, +1 रख दोगे, क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे बच्चे तो x मान लोगे, क्लोराइड पे कितना -2, ईएन 0 इक्वल टू क्या कर दोगे, +1, सॉल्व करोगे 3, तो मेरे को देखो 3 सेटिस्फाइड करना था, इसीलिए मेरे को बेटा यहाँ पर क्या रखना था, कॉम्प्लेक्स पे प्लस चार्ज को रखना था, ओके। अगला देखो क्रोमियम अमोनियम ट्वाइस है, Cl इसका यूपीएससी करना है। देखो तो पहले क्या लिखोगे, डाइअमीन लिखोगे, फिर क्या लिखोगे, डाइक्लोरिडो लिखोगे, इथेन 1 2 डाइअमीन लिखोगे, क्योंकि इसमें एक ही दिया गया तो 20 लिखने की जरूरत नहीं है। बेटा सिंपली क्या हो जाएगा, इथेन 1 2 डाइअमीन हो जाएगा, फिर इसके बाद से क्या लिखोगे, देखो क्रोमियम है तो क्रोमियम जनरली क्या शो करता है, 3 शो करता है, और आगे देखो Cl बाहर है तो Cl तुम्हारा लिगेंड नहीं है, तो क्या लिखोगे, सिर्फ क्लोराइड लिखोगे। यहां तक बेटा क्लियर हो गया एकदम सिंपल तरीके से। अब बच्चे देखो इसमें अगला पॉइंट है, थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे आगे, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे। बेटा बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारे पास सबसे पहले आता है वर्नर थ्योरी आता है, क्या आता है जी, वर्नर थ्योरी आता है। तो देखो वर्नर ऐसे सबसे पहला साइंटिस्ट था जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहला स्टडी किया था। ये वर्नर के पीछे ढेर सारी कहानियां हैं, थ्योरी हैं, तो वर्नर ऐसे पहला साइंटिस्ट था जो स्पेशली बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में थ्योरी को सबसे पहले प्रपोज किया था बेटा।
अब देखो, तो वर्नर के हिसाब से सिंपली क्या था कि जो क्वाड्रेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल एटम होता है वो दो तरह की वैलेंसी को एग्जिबिट करता है, यानी सेंट्रल मेटल एटम एग्जिबिट टू टाइप ऑफ वैलेंसी, वन इज द प्राइमरी वैलेंसी एंड अदर इज द सेकेंडरी वैलेंसी। तो बेटा देखो इसमें क्या क्वेश्चन बनता है जरा समझते हैं। इसमें आपसे पूछेगा प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है। तो प्राइमरी वैलेंसी देखो क्या होता है, जो आपके काउंटर आयन होते हैं इसी को कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी कहा जाता है। तो देखो प्राइमरी वैलेंसी को मैंने पीवी लिखा है, तो पीवी का मतलब इसमें कितना आंसर आ गया 3, यानी जो काउंटर पर होगा ना उसको कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। और प्राइमरी वैलेंसी क्या होते हैं, नॉन आयनाइजेबल होते हैं, सेटिस्फाइड बाय निगेटिव आयंस होते हैं। सेटिस्फाइड बाय बेटा क्या होते हैं, निगेटिव आयंस होते हैं। अगला देखो सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, तो जो आपको लिगेंड्स होता है ना, जो लिगेंड्स का डोनर साइट होता है उसी को बच्चे क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, और वही आपको शो करेगा सेकेंडरी वैलेंसी को शो करेगा। और ये क्या होते हैं, नॉन आयनाइजेबल होते हैं, क्योंकि देखो ये आपका लिगेंड जो है ना डब्बे के अंदर है, तो ये पार्ट टूटता नहीं है क्योंकि अपनी आइडेंटिटी को ये लूज नहीं करता है। अगला बच्चे क्या होता है, ये देखो कैरेस्पॉन्ड टू कोऑर्डिनेशन नंबर है, और प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, कैरेस्पॉन्ड टू ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो ये थ्योरी में पूछ देता है कि पोस्टुलेट ऑफ वर्नर थ्योरी, तो बेटा पोस्टुलेट ऑफ वर्नर थ्योरी में क्या लिखोगे, यानी कि वर्नर टेल्स अबाउट सेंट्रल मेटल एटम एग्जिबिट टू टाइप ऑफ वैलेंसी, वन इज द प्राइमरी वैलेंसी आर आयनाइजेबल एंड आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। तो इनको आप पॉइंट वाइज लिख देना। और बेटा सिंपली क्या होता है, ये कैरेस्पॉन्ड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम को। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है, नॉन आयनाइजेबल होता है, कैरेस्पॉन्ड करता है आपको कोऑर्डिनेशन नंबर को, और इसको हम लोग ज्योमेट्री से प्रेडिक्ट करते हैं। अब जैसे मान लो चला कि तुमको इसमें और भी क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, जैसे देख लो तुम्हारे पास इसको निकालना है, मेरे को प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी निकालना है। तो बच्चे इसमें जैसे मान लो कि तुम्हारा जो काउंटर वाला हिस्सा होता है उसको प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं, और जो लिगेंड्स अंदर होते हैं उनको सेकेंडरी वैलेंसी कहते हैं। तो आपको पेपर में क्या कहते हैं, ये कॉम्प्लेक्स दे देगा और पूछेगा प्राइमरी वैलेंसी कितना है, सेकेंडरी वैलेंसी कितना है। तो शॉर्ट ट्रिक क्या पहचाने, जो डब्बे के बाहर है वो प्राइमरी वैलेंसी है, और जो डब्बे के अंदर है मेटल को छोड़ करके उसको बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी कहा जाता है। तो बेटा इसमें सिंपलेस्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया वर्नर थ्योरी को लेकर के। अब चलते हैं देखो बीबीटी की ओर चलते हैं। तो वर्नर थ्योरी में बेटा देखो एक और सिंपलेस्ट क्वेश्चन बनता है, जैसे आपके पास कोई मॉलिक्यूल दिया गया है, AgO3 से रिएक्शन कराता है, तो उसमें मालूम चला कि 2 मोल ऑफ AgCl मिलता है। तो वो वाले भी क्वेश्चन भी आप अच्छे से PYQ क्वेश्चन में देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे होंगे तो मैं आपको PYQ क्वेश्चन पे लाइव क्लास में मैं डेली करा रहा हूं, तो आप वहां भी क्वेश्चन वर्नर को देख सकते हो। अब बेटा चलते हैं, तो वर्नर पूरी तरह से क्लियर हो गया है। तो नेक्स्ट देखो हमारे पास बेटा बीबीटी है। तो बीबीटी से देखो क्या ना कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है। बीबीटी से बेटा क्या ना 2 मार्क्स का क्वेश्चन क्या है, फिक्स पैटर्न पर है। अब बीबीटी में देखो मैंने इसका शॉर्ट ट्रिक ये बनाया है कि आपको देखो सिंपलेस्ट क्या ना डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें देखो शॉर्ट ट्रिक में वन शॉट में देखो उसको कैसे रिवाइज बेटा कर सकते हो। ओके देखो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर देखो हमारे सिलेबस में 4 और 6 का पैटर्न होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा या तो 6 होगा। अब सिंपलेस्ट बेटा सिंपली कोऑर्डिनेशन नंबर का भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो जैसे मालूम चला कि आपको देखो इसमें ये कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना होगा, बेटा अमोनिया है और ये Cl3 है, तो जो आपको यहाँ पर डिजिट दिख रहा है ना इसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। और आपको ऑप्शन में 4 और 6 के अलावा टिक नहीं करना है, ये भी जान लीजिए, क्योंकि सिलेबस में आपको 4 देगा या तो 6 देगा। ठीक है, तो सिंपलेस्ट जो आपको ब्रैकेट के अंदर जितने लिगेंड्स होते हैं ना उसी को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। आपके सिलेबस में 4 और 6 होगा, 3 5 का कोई रोल नहीं है। तो ऑप्शन में क्वेश्चन पूछेगा तो 4 और 6 पे टिक करना है, 4 और 6 पे सोचना है, इसके अलावा नहीं सोचना है। अब जैसे बेटा देखो इसमें तो हम इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे पकड़ेंगे कि हमें कैसे विदाउट मतलब वो टेबल बनाए, डायग्राम बनाए। अगर आप बुक में देखे होंगे तो उसमें ढेर सारे इसमें 3D 5 कोरिस्पोंड करके देता है। हम वो सब चीजों को आखिरी टाइम पे नहीं बताते हैं, एकदम शॉर्ट ट्रिक से पढ़ो अच्छे से, क्योंकि आखिरी एग्जाम टाइम में एकदम दिमाग में आंसर रटा होना चाहिए अच्छे से, तभी आप एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। अब देखो जैसे बेटा मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में 2 केस बना लो, एक SFL है एक WFL है। तो SFL का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होता है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड के कुछ चुनिंदा एग्जांपल याद कर लो जो आपको पेपर में ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो देखो इसमें सबसे फेमस एग्जांपल COCN अमोनिया, ऐसे याद कर लो। COCN अमोनिया, एक और आता है C2O4 भी आता है, ऑक्सलेट भी आता है। अगला देखो WFL में एग्जांपल कौन है, पानी है, हाइड्रोजन याद कर लो, पानी हाइड्रोजन WFL है, COCN अमोनिया क्या है, SFL है। तो अगर बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा SFL एजेंट्स होगा तो क्या होगा उस केस में, जैसे देखो तुम्हारे पास बेटा ये साइनाइड, मैंने इधर आपके एग्जांपल लिखा है, साइनाइड है, CO है, तो ये सारे कैसे एग्जांपल बच्चे हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के हैं। तो इस केस में अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होगा
तो पहला पॉइंट में क्या मिलेगा, सबसे पहले D2sp3 मिलेगा, हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। अगला देखो, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो दोनों ही केस में चाहे SFL हो चाहे WFL हो, आएगा उसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल आएगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर SFL है तो D2sp3 आएगा, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल आएगा। क्लियर हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। अगला बच्चे देखो, अगर ये SFL है तो अंदर से पेयर अप करेगा तो इनर ऑर्बिटल हो जाएगा। अगला देखो, अगर अंदर से पेयर अप करेगा तो इसको लो स्पिन कहते हैं। तो आखिरी टाइम पे बस मेरे को आपको रिजल्ट याद कराना है कि अगर आ गया तो हम कैसे उसको आंसर लिख सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, SFL पहचान गए तो क्या होगा, D2sp3 होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, इनर होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। और मोस्ट ऑफ द केस में क्या होगा, ये डायमैग्नेटिक होगा, पेयर अप में होगा। बात समझ गए अच्छे से। इसी का ठीक उल्टा WFL है, कहीं पर पानी आ गया, हैलोजन आ गया, तो ठीक उल्टा sp3d2 हो जाएगा। अगला ऑक्टाहेड्रल होगा, आउटर होगा, इनर का उल्टा आउटर, लो का उल्टा हाई, और डाया का उल्टा पैरा हो जाएगा। क्लियर हो गया अच्छे से। 4 वाले में बस आपको अलग से याद कर लेना है कि अगर SFL है तो DSP2 आएगा, ज्योमेट्री इसकी बदल जाएगी। तो ज्योमेट्री बेटा DSP2 के रिस्पेक्ट में स्क्वायर प्लेनर आता है और sp3 के रिस्पेक्ट में टेट्राहेड्रल आता है। अब एग्जांपल से प्रैक्टिस करते हैं। मान लो बेटा सबको सबसे क्वेश्चन पूछता है COF6 3 माइनस है, तो COF6 3 माइनस है तो फ्लोराइड कैसा लिगेंड्स है, WFL है। तो क्वेश्चन पूछता है डिस्कस हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर, या फिर आपसे इनर है कि आउटर है, ये डिस्कस करना होता है BBT से। तो हम क्यों टेबल बनाए, देखो तो क्या करोगे आखिरी में, देखो फ्लोराइड पहचान गए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, फ्लोराइड कैसा लिगेंड्स है, WFL है, तो इसका हाइब्रिडेशन बेटा क्या आएगा, sp3d2 आएगा। पेयरिंग करेगा नहीं तो आपके पास हाई स्पिन आएगा। टेबल से मिला लो, देखो मेरा ये शॉर्ट ट्रिक क्या है, फ्लोराइड है, sp3d2 आएगा, ऑक्टाहेड्रल आएगा, आउटर आएगा, हाई आएगा, पैरामैग्नेटिक हो गया। इनमें से कोई 2 पॉइंट आपको डिस्कस करना होगा। अगला एग्जांपल देखो, साइनाइड है, साइनाइड कैसा लिगेंड है जी, SFL है, तो पेयरिंग टेक प्लेस कर जाएगा, तो क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 आएगा। ये सारे एग्जांपल बेटा बोर्ड में आए हुए हैं, मैं सारे एग्जांपल बोर्ड के ही एग्जांपल को दिमाग रख करके यहाँ पर रखा हूं। अब बेटा देखो, अगला आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का है। देखो Cl पहचान लो कैसा लिगेंड्स है, आपके पास WFL है, तो 4 का होगा तो 4 वाले केस में क्या शो करेगा, sp3 है तो टेट्राहेड्रल होगा, WFL है तो sp3, WFL बेटा यहाँ पर लिख लो, WFL है तो WFL है तो sp3 है, और sp3 है तो टेट्राहेड्रल होगा, और टेट्राहेड्रल है तो सब कुछ वैसे ही है WFL का, यानी कि हाई स्पिन होगा, आउटर ऑर्बिटल होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। इतनी बातें देखो बीबीटी में पूरी तरह से क्लियर हो गया। मतलब इतने बड़े कंटेंट को मात्र इसको छोटे में कैसे याद कर सकते हो, यही होता है वन शॉट रिवीजन का तरीका बेटा। तो आपको आखिरी में यही सब चीजें याद रखना है कि अगर SFL है और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो समझो क्या कहते हैं, पेयरिंग टेक प्लेस कर जाएगा। अगर 6 का है तो D2sp3 होगा, अगर 4 का होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है तो उसका DSP2 होगा, ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगा, बाकी सारी प्रॉपर्टी एक जैसी होंगी। तो इसके बाद देखो CFT आप पे आते हैं। तो CFT में सिंपलेस्ट क्या होता है कि हमें 2 पॉइंट को स्टडी करना है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो ऑक्टाहेड्रल देखो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि जो आपके लिगेंड्स होते हैं ये अलोंग द बेटा एक्सेस आते हैं। कैसे आते हैं, अलोंग द एक्सेस आते हैं। तो इसीलिए इसका जो स्प्लिटिंग होता है और ये 3-2 के पैटर्न स्प्लिटिंग होता है। यानी ऑक्टाहेड्रल में कैसे याद रखोगे, 3-2 का पैटर्न याद रखो। 5 देखो डब्बा होता है तो 5 का जो तोड़ना है ना 3-2 के पैटर्न में तोड़ोगे, 3 पहले टूटेगा तो ऑक्टाहेड्रल में देखो इसका नाम T2G आता है और उस वाले का नाम EG आता है। ऑक्टाहेड्रल में देखो सिमेट्री होता है इसलिए इसमें G लिखते हैं और टेट्राहेड्रल में G नहीं लिखते हैं। एक पॉइंट अभी आप समझ गए। अब बेटा देखो इसमें टूट गया तो इसको बोलते हैं CFAC बोला जाता है, क्रिस्टल फिल्म स्प्लिटिंग एनर्जी। इसको हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं और अगर O लगा दोगे तो समझो कि ऑक्टाहेड्रल की एनर्जी हो गया। क्लियर हो गया अच्छे से। तो इसमें क्या होता है कि व्हेन लिगेंड्स अप्रोचेस टुवर्ड्स सेंट्रल मेटल एटम, डीजनरेसी, यानी इससे पहले जब लिगेंड्स अप्रोच नहीं करता है तो डीजनरेट कहते हैं। डीजनरेट का मतलब होता है सिमिलर एनर्जी होता है बेटा। बात समझ में आ गया, सिमिलर एनर्जी उसको डीजनरेट कहा जाता है। जब इसकी डिजनरेसी खत्म हो जाता है तो ये स्प्लिटिंग होता है T2G में और EG में होता है। T2G होता है हैविंग लोअर एनर्जी होता है। लोअर एनर्जी मतलब नीचे टूटा है तो इसको बोला गया लोअर एनर्जी बोला गया। इलेक्ट्रॉन भी इसी के हिसाब से फील करोगे। अब देखो टेट्राहेड्रल में ठीक इसका उल्टा हो जाता है। इसमें क्या है ना, T2G पहले टूटता है तो टेट्राहेड्रल में क्या हो जाएगा, यानी कि E पहले आ जाएगा, T2 बाद में हो जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। देखो अब देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा। क्वेश्चन इसमें देखो ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है।
कि बेटा D4 का स्पेशली देखो यहां पर, ठीक है। तो बेटा इसमें D4 का देखो क्वेश्चन क्या है, ऐसे पूछता है एग्जाम में, अगर डेल्टा O इज ग्रेटर देन P का मतलब पेयरिंग एनर्जी होता है, बात यहां तक सही है। तो अगर एनर्जी ज्यादा है तो ये SFL को डायरेक्टली शो करता है। एनर्जी ज्यादा मतलब देखो इसका मुख इधर है तो एनर्जी ज्यादा है, यहाँ का मतलब क्या शो कर रहा है, एनर्जी कम है। ऑक्टाडेलिक एनर्जी इसका मतलब इधर का मुख है तो ऑक्टाडेलिक एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है तो मतलब SFL को शो करता है। कनेक्ट कर लिया बात को, एनर्जी ज्यादा मतलब SFL को शो किया। तो इलेक्ट्रॉन देखो कैसे फिल करोगे, लोअर एनर्जी में फिल करेंगे। तो पहले देखो आप क्या भरते हो, देखो पहले आप सिंपली एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, 4 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो चौथा इलेक्ट्रॉन क्या कर दोगे, पेयर अप कर दोगे। क्या कर दोगे, पेयर अप कर दोगे, यही आपको सीखना है समझो। तो T2G में देखो कितना आ गया, आंसर कैसे लिखोगे, T2G में कितना आ गया 4 और EG में कितना आ गया 0। तो बेटा ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया CFT के हिसाब से। CFT का जो सिग्निफिकेंस है ये कलर को एक्सप्लेन कर पाता है, BBT वगैरह कलर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ये भी देखो D होता है, ये भी देखो D होता है, इसी को बोलते हैं DD ट्रांजिशन कहते हैं। तो जितने भी आपके कलर कॉम्प्लेक्स होते हैं वो CFT ने ही उसको एक्सप्लेन किया, ये DD ट्रांजिशन इसी को कहा जाता है। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसी DD ट्रांजिशन में क्या करते हैं, ये पार्टिसिपेट करते हैं, इसी वजह से बेटा क्या होता है, ये कलर शो करता है। यहां तक क्लियर हो गया। अगला देखो इसका दूसरा बेटा केस क्या है, दूसरे वाले केस में आपको ये भरना है डेल्टा, मान लो कि आपको ये P वाला भरना है, एनर्जी कम है, समझो एनर्जी क्या बेटा कम है। तो अब आपको पेयरिंग नहीं कराओगे, पहले 1 भरोगे, 2 भरोगे, 3 भरोगे, चौथा कहां आएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आंसर क्या लिखोगे, T2G में 3 और EG में 1 हो गया। बेटा ये आपका सिंपलेस्ट आंसर हो गया। तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि D4 हो गया, D5 हो गया, ये आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि डेल्टा अगर ग्रेटर देन है पेयरिंग एनर्जी से, तो अगर O की जगह पे T कर देगा तो आप टेट्राहेड्रल के हिसाब से भरोगे। किसके हिसाब से भरोगे, टेट्राहेड्रल के हिसाब से भरोगे। अगर यही क्वेश्चन डेल्टा T होता बेटा तो स्पेशली क्या करते हैं, आप चारों इलेक्ट्रॉन को क्या करते, पहले इसमें भरते, फिर तीसरा भरते, फिर चौथा करते, क्योंकि एनर्जी ज्यादा है तो पेयरिंग टेक प्लेस करा देना है। अगर एनर्जी कम होता जैसे ये वाला केस होता तो 2 भरते, 3 भरते, 4 ऐसे भरते। बेटा समझ में आ गया अच्छी तरह से, अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को पॉज करना और बार बार देखने का प्रयास करना। अब देखो इस पे थ्योरी में क्या पूछेगा क्वेश्चन की, CFT जो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है किस किस बातों पे डिपेंड करता है, तो लिगेंड्स पे डिपेंड करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड्स होगा तो CFAC क्या होगा, ज्यादा होगा। नेचर ऑफ मेटल पे डिपेंड करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करेगा। लार्जर द ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा तो लार्जर CFAC की वैल्यू होगी। क्लियर हो गया। एक बेटा रिलेशन बड़ा पॉपुलर है इसमें, डेल्टा T और डेल्टा T जो होता है यानी टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल में जो रिलेशन होता है -4/9 का होता है। कैसे याद करोगे, 2 और 3 की स्प्लिटिंग होती है, 2 और 3 का स्क्वायर कर दो तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो बेटा कितना आ जाएगा, 4/9 डेल्टा O आ जाएगा। इनमें किसी एक की वैल्यू को दे करके किसी दूसरे का क्या है ना कि आपके पास क्योंकि बेटा ये सब एनर्जी है तो स्पेशली क्या कहते हैं इनका वेवलेंथ वगैरह दे देगा, या सिंपली क्या कहते हैं वैल्यू को दे करके 4000 या कुछ ऐसे वैल्यू दे करके पूछा गया पेपर में, तो ऑक्टाहेड्रल का टेट्राहेड्रल का किसी का भी वैल्यू पूछ सकता है। बेटा ये रिलेशन आपको नोन होना चाहिए। अब देखो हम लोग आखिरी टॉपिक पर बेटा आ जाते हैं जिसका नाम है देखो आइसोमेरिज्म। तुम लोगों ने बॉन्डिंग को डिस्कस कर लिया, वर्नर को डिस्कस कर लिया, BBT को डिस्कस कर लिया, और क्या हम लोग को डिस्कस कर लिया, CFT को डिस्कस कर लिया। अगला बेटा स्पेशली क्या है, आइसोमेरिज्म है। तो हमें आइसोमेरिज्म को देखो 2 केस में स्टडी करना है। एक का नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बेटा, तो बेटा इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखो, तो स्ट्रक्चरल में आयनाइजेशन है। कैसे याद रखोगे, आयनाइजेशन में आयंस में टूट जाना। तो अगर एक ब्रैकेट में मतलब बाहर काउंटर में कोई दूसरा आयन दिखेगा और डब्बे के अंदर कोई दूसरा आयन दिखेगा, जैसे आपके सामने एग्जांपल से फील अच्छा आएगा। अगर सल्फेट है Br है तो कैसे बेटा शो करेगा, आयंस में टूट जाएगा। देखो सल्फेट को अंदर लाओगे तो Br चला जाएगा बाहर, तो इसी को बोलते हैं आयनाइजेशन, आइसोमर बोला जाता है। तो देखो ये सब सिंपलेस्ट कंटेंट है। आयनाइजेशन में क्या होगा, आयंस होगा तो आयनाइजेशन कहलाएगा। अगला देखो अगर सॉल्वेट है और दूसरा नाम इसका हाइड्रेट है, कहीं पर पानी दिख गया तो क्या शो करेगा, हाइड्रेट आइसोमर शो करेगा। इससे कोई आसान टॉपिक कोऑर्डिनेशन बेटा आज तक नहीं हो सकता। बस पानी कहीं दिख गया तो क्या ठोक दोगे आंसर में, हाइड्रेट या फिर सॉल्वेट आइसोमर आप टिक कर दोगे। अगला बच्चा देखो लिंकेज आइसोमर है। लिंकेज को हम अपने इलाहाबादी तरीके में क्या बोल सकते हैं, जो एम्बीडेंटेड वाले होते हैं। एम्बीडेंटेड देखो कहीं पर ONO दिख जाए ब्रैकेट में, कहीं पर साइनाइड दिख जाए, कहीं पर एसियन दिख जाए, तो समझ जाना लिंकेज आइसोमर है बेटा, क्योंकि एग्जाम्पल से आपको टाइप ऑफ आइसोमर पूछता है। अगला देखो कोऑर्डिनेशन है, कहीं पर 2 ब्रैकेट दिख जाए
कहीं पर देखो एक ब्रैकेट ही दिखा, एक ब्रैकेट ही दिख गया, तो क्या आप आंसर को टिक करोगे? कोऑर्डिनेशन आइसोमर को बेटा टिक करोगे। ये सारे ट्रिक आपको ऑब्जेक्टिव में काफी हेल्प करेगा। अगला बेटा देखो मेरे पास स्टीरियो आइसोमरिज्म है। तो स्टीरियो में सिंपली क्या है ना कि एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन स्पेस में अलग होना ही स्टीरियो कहलाता है, या स्पेशियल अरेंजमेंट कहा जाता है। अब जरा देखो इसमें, तो हमें बेटा ज्योमेट्रिकल पढ़ना है, ऑप्टिकल पढ़ना है। अब जरा चेक करते हैं। तो ज्योमेट्रिकल को देखो मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं। तो ज्योमेट्रिकल को हम लोग 4 और 6 में स्टडी करेंगे। 4 का मतलब सिंपली क्या कहते हैं, जो कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा 4 के होंगे। तो देखो मेरा ये वन शॉट है, तो बस खाली एग्जांपल आपको पहचानना तो इतना आ ही जाना चाहिए। अब देखो मैंने इसको शॉर्ट ट्रिक में लिखा है A2B2, MA2B2। M का मतलब कोई मेटल हो सकता है, जैसे आपके सामने बेटा क्या हो सकता है, जैसे देखो मान लो कि मैं एग्जांपल लेता हूं, प्लेटिनम है, Cl2 है और ये अमोनिया का ट्वाइस है। तो अब इसको नहीं पहचान जाओगे, देखो ये तुम्हारा हो गया मेटल, तो Ma2B2 हो गया। तो बस तुम्हें इसी को टाइप याद रखना है, बाकी तो ये सब तुम्हें पेपर में मिलेगा ही मिलेगा, पहचानना रहेगा सिंपली से यहाँ पर। तो बेटा 4 में सिंपली कौन कौन शो करता है? सिस ट्रांस। देखो ज्योमेट्रिकल में सिस ट्रांस बस चेक करते हैं। डायग्राम बनाना होगा बेटा, देखो डायग्राम अगर बनाना होगा तो थोड़ा सा मैं इसको एक दिखा देता हूँ कैसे डायग्राम बनाओगे। देखो क्योंकि डायग्राम भी सभी क्वेश्चन बन जाता है। तो 4 वाले का डायग्राम देखो कुछ ऐसे होता है। तो बेटा ये Cl हो जाएगा, ये अमोनिया अमोनिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे? सिस बोलोगे। अब किसी एक को चेंज कर दोगे, अपोजिट अपोजिट हो जाएगा Cl, तो उसको ट्रांस बोला जाता है। ये Cl सामने थे तो इसको बोला गया सिस बोला गया। ऐसे बेटा सिंपलेस्ट क्या है ना कि डायग्राम भी पूछता है। तो बेटा इसमें सिस ट्रांस को ऐसे डायग्राम बना सकते हो। तो बस आपको रिजल्ट याद करना है, टाइप याद रखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो तो बेटा ये हो गया A2B2 हो गया। अगला देखो A2BC हो गया, यानी B2 में क्या कर सकते हो? 2 अलग अलग लिगेंड को चेंज कर दोगे। ये बेटा पॉपुलर है, MABCD में कितने आइसोमर बनते हैं? 3 बनते हैं, यानी इसमें मेटल हो जाएगा और चारों लिगेंड अलग अलग हो जाएंगे। तो टोटल आइसोमर भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। तो बेटा इसमें कितना आएगा? 3 आएगा। अगला देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में शो करने वाला जो मोनोडेंटेड है, A4B2 से स्टार्ट करते हैं। A4B2 शो करेगा। अगला A4BC शो करेगा, यानी B2 को अलग कर दोगे तो B और C हो जाएगा। इसमें देखो A3B3 का क्या शो करता है? ये फेशियल और मेरिडाइनल आइसोमर शो करता है, ये अलग से पूछा भी जाता है। इसमें जैसे मान लो ये काफी पॉपुलर एग्जांपल है, CONO2 का थ्राइस हो गया, और क्या हो जाएगा? अमोनिया का थ्राइस बेटा हो गया। तो ये एग्जांपल आपको दिखेगा ऐसे कुछ करके। CO हो सकता है या तो क्रोमियम हो सकता है, दोनों का ही 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट आता है। तो देखो थ्राइस थ्राइस है ना, तो ये क्या शो करेगा? फेशियल एंड मेरिडाइनल आइसोमर। तो इनके थोड़ा एक बार स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर लीजिएगा, कैसे फेशियल बनता है, कैसे मेरिडाइनल बनता है। क्योंकि ड्रॉ द स्ट्रक्चर पूछ सकता है, या पूछ सकता है कि इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग फेशियल एंड मेरिडाइनल आइसोमर बेटा। अब इसके बाद देखो ये मोनोडेंटेड वाले क्लियर हो गया। तो 4 वाले में सिंपली एक बार फिर से रिकैप कर लो, यानी A2B2 हो गया, A2BC हो गया, ABCD हो गया। ABCD में 3 शो करता है। अगला 6 वाले में स्पेशली क्या होता है? A4B2 शो करता है, A4BC शो करता है। इनके भी आपको डायग्राम बनाने को पूछ सकता है, तो प्रैक्टिस कर लेना। यानी कि ऑक्टाहेड्रल में देखो कुछ इस तरह से डायग्राम बनता है। देखो ऑक्टाहेड्रल बेटा सिंपलेस्ट क्या हो जाएगा? कुछ इस तरह से, इसमें 2 डंडी और लटका दोगे इसमें बेटा। अब देखो हम आते हैं मेनली जो डायग्राम पूछता है बाइडेंटेड का पूछता है। जैसे ये देखो COEN ट्वाइस है, Cl2 है, जो कि बोर्ड में 2020 में पूछा गया था। तो इसमें कैसे बनाओगे? देखो पहले 6 डंडी बनाओ। तो ये आपका सामने सामने है, तो क्या हो जाएगा? सिस हो जाएगा बेटा। और देखो ये आपके पास जो है ना, इसको EN को दोनों ऐसे लहरा दो। देखो मैं आपको थोड़ा सा ऐसे एक बार बना के दिखा देता हूं, क्योंकि थोड़ा हो सकता है कि आप परेशान हो जाएगा। देखो ये आपने बना दिया अच्छे से। अब EN को क्या करोगे? इसके साथ ऐसे लहरा दोगे, यहाँ EN लिखो, यहाँ ऐसे लहरा दोगे। तो बेटा देखो ये क्या हो गया? सिस कहलाएगा। एडजेसेंट पोजीशन पर Cl जुड़ा है ना, तो सिस बोला जाएगा। और सिस वाले क्या होते हैं? इनका मिरर इमेज बनाओगे तो ये तुम्हारे Cl ऐसे आ जाएंगे, ये EN उधर चला जाएगा। तो इसका मिरर इमेज होना मतलब सिमेट्री नहीं है। तो सिस आइसोमर को बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, और ट्रांस आइसोमर को बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है, पूछेगा इसमें से इसका आइसोमर बनाएं, और आइसोमर के साथ साथ कौन आइसोमर जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है? तो ट्रांस आइसोमर बेटा क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि यहां पर सिमेट्री होता है। देखो Cl से Cl कट जाएगा, EN से EN तुम्हारा कट जाएगा, क्योंकि EN में नाइट्रोजन कॉमन होता है। बात समझ में आ गया? और बेटा देखो इसमें आखिरी है ऑप्टिकल शो करने वाला। तो ये आपका सिंपलेस्ट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में केवल याद करना है, बाइडेंटेड का स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कर लेना है, और बाकी की आपको टाइप और ABCD के 3 आइसोमर याद कर लेने हैं, दिमाग में फिंगर पे रख लेना है। अगला देखो ऑप्टिकल शो करने वाला बेटा इकलौता एग्जांपल है, कहीं पर COOX का थ्राइस दिख गया या COEN का थ्राइस दिख गया। यही 2 एग्जांपल बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो ऑप्टिकल में इकलौता एग्जांपल तुम्हारे सिलेबस में पूछा जाता है। इसके अलावा तुमसे आगे कोई पूछता ही नहीं है।
बात क्लियर हो गया, रट्टा मार लो इसको अच्छे से। कहीं पर COOX का थ्राइस हो गया, COEN का थ्राइस आ गया, मतलब कि आपके पास ट्रिस वाले में करके आ जाए, सिंपली 3 करके साथ आ जाए बाइडेंटेड के साथ। इनका स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कर लो। तो वही तरीका है, 6 बनाओगे, यानी 2 के साथ OX को लहरा दोगे। देखो मैं थोड़ा सा आपको फिल करा देता हूं कैसे डायग्राम को देखो सेट करना है। तो बेटा ये आपके पास क्या हो जाएगा, OX हो जाएगा, तो इसको ऐसे जोड़ दोगे और इस OX को ऐसे जोड़ दोगे और इस OX को ऐसे दिखा दोगे। इसका मिरर इमेज बनाओगे तो ये तुम्हारा डायग्राम कुछ पलट जाएगा। तो ये आपके पास बेटा ऑप्टिकल आइसोमर का ये क्वेश्चन हो गया। तो बेटा इसमें पूरा जो है मैंने बोर्ड के ध्यान में रखते हुए सारे पॉइंट को, की पॉइंट्स को हाईलाइट कर दिया है, बता दिया है। इसको एग्जाम से पहले क्या है कि एक बार गो थ्रू कर लोगे तो तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट पॉलिश हो जाएंगे। और कुछ आप लेटेस्ट क्वेश्चन की PYQ कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको क्या कहते हैं, ये 8 नंबर का चैप्टर जो है अच्छे से आपको स्कोर करके देके चला जाएगा। अगर कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बेटा जरूर मेंशन करना। ओके, थैंक यू।